Hello friends, welcome back on our VR1 channel on YouTube, which is available to you in Brigadier Guide Tube. आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया अभियान शुरू किया था 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम बोलते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में बड़ी सारी हमारे देश की अच्छाइयाँ बुराइयों के बारे में बात किया जाता है और हमारी जो उपलब्धियां हैं उनकी बात की जाती है। परंतु हम आज जानते हैं कि ये जो उपलब्धियां हम गिन रहे हैं इसमें हमको क्या क्या गिनना जरूरी है। हम आज़ादी के 75 वर्ष की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी। तो आज मैं चाहता हूं कि जो हमारी कुरीतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनसे आज़ादी की बात करनी है। और आज हम बात करेंगे हमें चाहिए आज़ादी नेगेटिव पॉलिटिक्स से, हमें चाहिए आज़ादी पॉलिटिक्स के गंदे तौर तरीकों से। तो इसके लिए आज, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स का तरीका है कुछ विपक्षी पार्टियों का, वो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारे इसरो जैसी संस्थाएं हैं जो देश का नाम आगे बढ़ाती हैं, उनको उनका मोराल खराब करने पे तुले हुए हैं। तो इसके बारे में आज हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, AVSN अति विशिष्ट सेवा मेडल, जो एक बहुत ही अनुभवी सोल्जर हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कम से कम 40 साल पॉलिटिक्स में बिताए हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, और उनको पॉलिटिक्स का पूरा अनुभव है। तो इनसे आज हम बात करते हैं। वेलकम मेजर गोवर्धन सिंह जम्वाल सर, आपका इस शो में स्वागत है। पहले सबसे मैं आपको मुबारक देता हूँ। 15 अगस्त भी आ रहा है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। बहुत सी तकरीबें, बहुत सी बातें इसमें आ रही हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि फौजियों के बारे में कुछ सोचा जा रहा है और उन बहादुरों के नाम जो छुपे हुए थे उनको भी बाहर निकाल रहे हैं, और स्कूलों के नाम, दूसरी जगहों के नाम। हमें ऐसा लगा है कि कोई युग परिवर्तन हो रहा है, तो बड़ी खुशी है। ये जो आपने बात की युग परिवर्तन की, बहुत अच्छी बात थी। परंतु मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी कुरीतियां हैं, जो नेगेटिव्स हैं, हम उसको कैसे निकालें, हमें उनसे कैसे आजादी मिले। 75 साल हो गए हैं, हमें आजादी चाहिए नेगेटिव पॉलिटिक्स से। उसके बारे में आप बताइए, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो कैसे हमें उससे आजादी मिलेगी। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना आपने। बल्कि एक बहुत दफा सवाल होता है, एक अच्छा आदमी होता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करता, उसको बोलते हैं आकर के तब आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो वो कहता है कि मैं पॉलिटिक्स के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि जी आप तो PhD हैं, इतने काबिल हैं, इतने एनालिस्ट हैं, तो वो कहता है कि बहुत झूठ बोलना पड़ता है। झूठ क्या है? वो नेगेटिव पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है ही नहीं, जो सच्चाई नहीं है, उसको हिटलर की तरह, गोबेल्स की तरह सच्चाई बना के बताई जाती है। वो बोलता था कि अगर 100 बार झूठ बोलोगे तो वो सच बन जाएगा और सच छुप जाएगा। ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल वैसी है। और ये क्यों नेगेटिव पॉलिटिक्स आती है, उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं रहती तो नेगेटिव पॉलिटिक्स आती है। अभी जैसे कांग्रेस है, उसके पास विचारों के पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या बताएंगे, क्या लोगों को देंगे, प्रॉमिस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, कोई बात पकड़ लेते हैं, चाहे वो कुछ हद तक ठीक भी हो गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गलत टाइम के ऊपर उसका प्रचार भी करते हैं। अब जब जैसे चाइना के साथ लड़ाई हो रही थी हमारी, तो उस वक्त हमारे नेशन का, हमारे जवानों का मोराल बड़ा हाई होना चाहिए था, हम फिक्र में थे। तो उस वक्त भी कांग्रेस ने वो उनका राफेल का निकाल दिया और राफेल की चर्चा शुरू कर दी। तो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स। तुम राफेल की चर्चा के साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी पूछना शुरू कर दिया था कि हमारी फौजों की लोकेशन बताइए। वो तो लोकेशन बता के तो अपना जो टैक्टिकल प्लान था उसको खराब कर रहे थे ना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी आप देखो ना, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ही हम देख रहे हैं कई दिनों से।
ये फार्मर का इशू बनाया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में आराम है, सिर्फ फार्मर इशू जम्मू से भी नहीं, पठानकोट से लेकर के दिल्ली तक है। दिस इज नेगेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि और कोई उनके पास कुछ है नहीं। तो जो जो भी इशू कहीं निकले होंगे, कहीं किसी इशू में हो सकता है सच्चाई भी हो, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक इशू जो कहीं सच्चा हो उसको उठा के बोलते हैं। लोग समझदार नहीं होते इतने, तो ये है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। दैट इज व्हाट इज नेगेटिव पॉलिटिक्स इज, कि जो अच्छा काम हो रहा है, अभी जो इलेक्शन अगर आने वाली हैं तो देखते हैं कि वो लोगों को अच्छी पॉलिटिक्स से तो प्रभावित नहीं कर पाते, तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं तो जो कहूंगा कि हम मोराल का इतना ख्याल रखते हैं जवानों का, लड़ाई के बीच में बाद में, कि उनका खाना चेक करते हैं, खाना खराब ना हो जाए। अगर खाना खराब होगा तो उनके सेहत पर असर पड़ेगा, सेहत से मोराल पर असर। मोराल इज ए सिंगल बैटल विनिंग फैक्टर। तो इसी तरह जब हम लड़ाई होती है तो हम नेशन तैयार हो जाते हैं पीछे। नेशन भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलती, ऐसी बात नहीं करती जिससे हमारे फौजियों के ऊपर, मनोबल के ऊपर असर पड़े। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि कई पिछले कुछ 5-6 सालों से मैं ज्यादा देख रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि जब इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं रहा, कोई इशू नहीं रहे, या कुछ अच्छे अपनी कार्रवाई या अपनी कामयाबी दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो वो दूसरे की कोई छोटी सी गलती पकड़ के उसको ही निकालते रहते हैं दिन रात, वही झूठ बोल के। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हमारे जैसे मुल्क जिसके दो दुश्मन हैं, दोनों एक्टिव हैं और चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, फिर भी हम नहीं सोचते और ये अपने मुल्क को ठीक रास्ते पर ले जाएं, मजबूत करें, ताकि हम दुनिया में एक कामयाब मुल्क, दोनों मुल्कों जो हमारे दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी खड़े रह सकें। वो जब होगा तभी मैं समझूंगा कि हमारे मुल्क ने असली सही पॉलिटिक्स की। सर आप सही बोल रहे हैं सर। मुझे ये बताइए, हमारा भारतवर्ष जो है ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों का वोट की कीमत है। तो अगर ऐसे गंदे लोग अगर कर रहे हैं तो हमारी जनता उनको उखाड़ क्यों नहीं फेंकती? अगले इलेक्शन में उनको वापस क्यों जिता देती है? जनता के पास तो पावर है ना वोट की, सर, वो क्यों नहीं इनको निकाल के फेंकती बात? हाँ, ये तो है एक्चुअली। शायद हमारे में कुछ समझ की भी कमी है। पॉलिटिक्स, जो कमजोर लोग हैं उनके पास जब कुछ हथियार नहीं रहता तो वो नेगेटिव पॉलिटिक्स एक हथियार बन गया हुआ है ना। ये एक बड़ी बुरी बात है। और उसके लिए मैंने देखा है 50 साल से देख रहा हूँ कि जब कुछ नहीं होता तो वो मसला उठा देंगे जब जिसका कोई तल्क ही नहीं है उस वक्त के साथ। क्यों? तो टेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो देखते हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोला सर आपने। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, जब आपने बोला सुरक्षा के दृष्टि से हमारे पास दो दुश्मन है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तो ये हमारे दो दुश्मन हैं। तो अगर इनके लिए हमें कुछ करना है तो ये हमारे पॉलिटिशियंस के पास पॉलिटिकल विल क्यों नहीं होती कि फौज को हुक्म दें तो किसी तरीके से इनको उखाड़े, इनको खदेड़ें? क्यों उसकी रक्षा प्रणाली में या रक्षा सौदों में या रक्षा के जो हथियार हैं उनको खरीदने में अपनी पॉलिटिकल विल क्यों नहीं दिखाते? जो चीज हमें चाहिए इमीडिएटली उसके लिए क्यों लंबा प्रोसीजर लगाते हैं और पॉलिटिकल विल को क्यों ढूंढते हैं वहां पे? ये पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर? हाँ, एक मैं इससे पहले ये भी कहूंगा कि हमारे लोग बहुत जल्दी गुमराह भी हो जाते हैं। मुझे अफसोस है कि जब ये इसकी रफेल की बात चल रही थी तो कुछ फौजी अफसर भी हमारे ऐसे वैसे बोल रहे थे जो अच्छी बात नहीं है, और वो पॉलिटिक्स के लिए बोल रहे थे, वो भी नेगेटिव पॉलिटिक्स है। और कई आर्मी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो तभी जा करके एक पूरे देश को जब इस स्थिति में जब हम हैं तो एक एकजुट होकर रहना चाहिए
और सही पॉलिटिक्स जो है उसी के साथ ही चलना चाहिए। तो मेरा यहाँ सवाल आपसे ये है कि जो हमारे अगर सीनियर ऑफिसर हैं, जूनियर ऑफिसर हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने आप को इस्तेमाल करने का मौका क्यों देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उनको इस्तेमाल कर सकें? ये मेरा ख्याल है कि वो इस्तेमाल हो जाती है। शायद बहुत से हमारे आर्मी ऑफिसर सीनियर हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, पॉलिटिक्स में नहीं है। बल्कि आप देखो कितने हमारे बहुत सीनियर अफसर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में है नहीं, कोई बहुत ही कम है। लेकिन ये अफसोस की बात है। सर ये भी बात आपकी सही है, बट देखिए ना, अभी जैसे कई बातें, मान लो कोई बयान हमारे सीडीएस ने दिया है, जनरल रावत ने दिया है या जनरल नरावने ने दिया है, तो ये बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं उनका बयान को पकड़ के उसके ऊपर सियासत करते हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं और कैसे इसका निवारण कैसे किया जाए? इसका यही है कि अगेन उनको अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। पॉलिटिशियन उनसे वो बुलवा देते हैं। हम भी सुन रहे हैं कभी ना कभी चैनल में, एक तो नेम एंड फेम के लिए आ जाते होंगे, बट शायद डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए जो देशद्रोही हो, देश के खिलाफ हो, फौज के खिलाफ हो। ये बात सोच के ही, और मैं भी यही कहूंगा अपने सब फौजी भाइयों से, सीनियर ऑफिसर से भी, कि वो ऐसे बोले, अगर अच्छी बात बोल लें तो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं बोले जिससे कौम का मनोबल और हमारे फौज का, फौजी भाइयों का, जवानों का मनोबल नीचे जाए। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सर, कि आप इजराइल में देखिए, उनके यहाँ पे 2 साल के अंदर 4 इलेक्शन हो गई, 5 गवर्नमेंट बन गई। उसके बावजूद, इतनी तनातनी होने के बावजूद, पॉलिटिक्स में इतनी खींचातनी होने के बावजूद, जब उनकी सिक्योरिटी की बात आती है तो सब इकट्ठे मिलकर चलते हैं। ये हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? ये वो एक तो आपने कहा ना नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक तो मैं कहूंगा गलत पॉलिटिक्स। ये गलत पॉलिटिक्स का नतीजा है कि हम, और ये मैंने देखा आमतौर पर यहाँ जम्मू में, डोगरास में मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं देखता हूँ कि इत्तेफाक नहीं है, इकट्ठे नहीं है। और ये सब जगह यही है। वो अच्छे काम के लिए भी मैं देखता हूँ इकट्ठे नहीं होते। शायद वो कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई जेलसी प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसका भी समाधान होना चाहिए। खासतौर पर हमने कितना खोया है। जम्मू को देखिए आप, कहाँ हमारी एम्पायर थी, एम्पायर की एक आखिर रियासत रह गई, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ले गया, कुछ हिस्सा चाइना ने दबाया हुआ है, और अब हमारी 3 टुकड़े हो गए, समझो, 2 बोलो 2 यूनिट टेरिटरी बन गई जम्मू। क्या ये भी पॉलिटिशियन ने नहीं सीखा? तो इसलिए बात काम करने वाली है, जो सीखने वाली है, जो इकट्ठे होने वाली है, वो नहीं कर रहे। लेकिन एक दूसरे को गिराने के लिए गलत पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उसी को नेगेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। उसी को सब, उसी की वजह से खराबी हो रही है। इसी को आप ऊपर लेवल में ले जाइए, ऑल इंडिया लेवल में ले जाइए। बात तो यही है कि सही जो रास्ता है, पता भी है उस रास्ते का, लेकिन ईगो है, जेलसी है, इकट्ठे नहीं होंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है। जो छोटी माइक्रो लेवल में, वही मैक्रो लेवल में हो जाता है। हिंदुस्तान भी इसी बात में सफर कर रहा है। ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है कि जो ये सारे दबाव संभाल रहा है, वरना तो ब्रेकअप हो जाता। तो ये बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी गहराई की बात है। और ये बुद्धिजीवियों को करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को करना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो, उनको, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? फिर घर बैठ में किताबें पढ़ते रहेंगे, रिसर्च पेपर लिखते रहेंगे, जब तक वो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो, वो कोई फायदा नहीं। अगर पॉलिटिक्स, ये बताइए सर, जैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा है, हमारे देश में एक राइट टू स्पीच की एक फ्रीडम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उस राइट का हम कैसे फायदा उठा रहे हैं? हमारे हिंदुस्तानी, हमारी महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के फेवर में बोलती हैं,
राहुल गांधी साहब चीन के साथ कोई एमओयू करके आए हैं 2008 से, और उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर सवाल उठाते हैं, और उनके स्पोक्स पर्सन पूछते हैं भारत की जो फौजें चीन पे हैं बताइए उनकी लोकेशन क्या है। और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो कुछ भोपाल में, वहां पे लोग नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। इन किस्म की चीजों को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जब वो डिबेट्स में आते हैं तो वो उनको डिफेंड करने लग पड़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है पिछले 5-7 सालों में, ये कहाँ ले जाएगी हमारे मुल्क को, और हमें इसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत ठीक कहा आपने। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि जो बातें हमारे लीडर यहाँ करते हैं यही फरूक साहब भी करते हैं, महबूबा जी भी करती हैं। अगर इनकी तरह पाकिस्तान में कोई मुझे करके बताए, दिखाए, देखे क्या होता है, तो ये क्योंकि आजादी का भी ये थोड़ा मेरे ख्याल में गलत मतलब है। आजादी जो मर्जी कह दें, चाहे वो देश के खिलाफ हो, लोगों के खिलाफ हो, गलत काम है, और जो गलत काम है वो गलत है, उसको गलत बोलना चाहिए। पब्लिक ने भी गलत बोलना चाहिए और पॉलिटिशियन ने भी गलत बोलना चाहिए। वो पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए गलत नहीं है, देश के लिए गलत है, ये भी गलत है। जो चीज देश के लिए गलत है वो ही पार्टी के लिए भी गलत होनी चाहिए। ये शुड बी प्रायोरिटी 1। एनीथिंग विच इज एंटी नेशनल इज एंटी पार्टी। उसके अलावा बहुत मुद्दे हैं वो ले हो, लेकिन ये बार बार ऐसी बात करनी कि जो देश के खिलाफ हो, दुश्मन के साथ हो, या उन एलिमेंट्स के साथ, तत्व के साथ हो जो देश को बिगाड़ने वाले हैं, चाहे वो अंदर से हैं चाहे वो बाहर से हैं, ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ ये हमारी कमजोरी है। ये बताइए, आजादी के 75 साल हो गए और 75th ईयर को हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। तो इन कमियों से हमें इनसे आजादी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मॉरल्स कमजोर हो गए हैं। मॉरल्स हम जीते ही ये मुल्क जीता ही मॉरल्स के ऊपर था। पढ़े लिखे नहीं थे लोग, लेकिन जो मॉरल्स बात बताते थे हम उसी के ऊपर चलते थे। वो मॉरल्स हमने छोड़ दिए हैं। स्कूलों में भी, कॉलेजेस में और किस्म की पढ़ाई होती है, और जैसे ही वो फिर ऊपर पॉलिटिक्स में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं। अभी आप देखें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के क्या निकल रहा है, आपने देखा? रियासत में देखा कितने एम्प्लॉय पकड़े गए हैं। आज में 112 एम्प्लॉय जो 18 साल से तनख्वाह दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी पे मिल रही है, और कौन निकाल रहे हैं? हमारे आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, मैं नहीं, मैं समझता हूँ सब हम हिंदुस्तान। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बोलता हूँ, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमें नेशनल होना चाहिए। किसी भी तरीके से हम अगर दुश्मन के आदमी की मदद कर रहे हैं तो वो एंटी नेशनल है। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो देश की आजादी को कायम रखना, बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। ये आपने ठीक सवाल किया है। मैं सोचता हूँ कि स्कूलों में भी, मॉरल साइंस में भी ये कोई बेसिक्स हमारे खराब हो गए हैं। नहीं तो मैं नहीं समझता कि कोई आर्मी का, पुलिस का या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का दुश्मन के आदमी की तनख्वाह दे रहा है, उसको घर में रखा हुआ है, उसके बारे में नहीं बता रहा है, तो ये तो एंटी नेशनल। ये जब तक ये बंद नहीं होगा मुल्क, देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बारे में बल्कि तो ये दूसरों का भी काम बनता है, जो देख रहे हैं, जिनको इसका पता है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो कहीं एनोनिमस लेटर लिख दो कि ये काम हो रहा है मेरे मोहल्ले में या मेरे डिपार्टमेंट में, तो भी कुछ ना कोई डर पड़ेगा लोगों को। किसको तो कोई डर ही नहीं। JNK में तो कोई डरता ही नहीं, किसी से नहीं डरता है।
ये बड़ी बदकिस्मती है। और ठीक है, बात कही। और ये हमारा बहुत सेंसिटिव स्टेट है, इतनी सेंसिटिव स्टेट है। इस स्टेट में दो बड़े दुश्मन इकट्ठे हुए हमारे कर रहे हैं। वो क्या क्या नहीं किया उन्होंने पिछले 72 साल, 4 लड़ाइयां लड़ दी हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ एक नहीं है। ये कमजोरी है हमारी, मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज आजादी का 75वां साल चल रहा है और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारा जो फोकस है वो सेलिब्रेशन से ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन पे होना चाहिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि 75 साल में हमें रियल में आजादी मिली है कि नहीं मिली है, या अभी भी हम नेगेटिव पॉलिटिक्स के, गंदे पॉलिटिक्स के, या किसी पर्सनल ग्रीड के या पर्सनल एम्बिशन के अभी भी गुलाम है कि नहीं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे शो में आए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा।